चलिए शुरू करते हैं। अक्सर रियाजी के कुछ मसले बहुत पेचीदा लगते हैं, लेकिन उन्हें समझने के आसान और दिलचस्प तरीके भी होते हैं। आज हम लीनियर इक्वेशंस के एक सिस्टम को हल करने का एक ऐसा ही बहुत ही शानदार तरीका देखेंगे। सामने ये जो पजल है, ये अलजेब्रा में एक बहुत ही आम मसला है। देखें, इसको हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम एक ख़ास तरीके पर फोकस करेंगे जिसे क्रैमर्स रूल कहते हैं, और ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत मेथड है। तो ये क्रेमर्स रूल काम कैसे करता है? ये डिटर्मिनेंट्स नामी एक चीज इस्तेमाल करता है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है? ये बस मैट्रिक्स से निकली हुई एक खास वैल्यू, एक नंबर होता है। इस रूल से ना हमें एक बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन हाँ, एक शर्त है। ये सिर्फ तभी काम करेगा जब सिस्टम का कोई एक अकेला मुनफरिद हल हो। इसका नाम तो गैब्रियल क्रैमर के नाम पर है, जिन्होंने इसे 1750 में पब्लिश किया था। लेकिन इसकी तारीख में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कहा जाता है कि कॉलिन मैक्लॉरिन ने शायद ये रूल पहले ही ढूंढ लिया था। रियाजी की दुनिया में ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। तो इस रोल में करना क्या है? बिल्कुल साफ सुथरा 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स में सेट करेंगे, यानी नंबर्स की एक ग्रिड में। फिर हम इनके डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, मतलब उनकी खास वैल्यूज, और आखिर में बस सादा डिवीजन। इतना सीधा सा काम है। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं, मैट्रिक्स सेटअप। यहाँ हम इक्वेशंस के सारे हिस्सों को 3 अलग अलग मैट्रिक्स में अरेंज कर देते हैं, एक कोएफिशिएंट्स के लिए, एक वेरिएबल्स के लिए और एक कांस्टेंट्स के लिए। ऐसा करने से ना पूरा प्रोसेस बहुत साफ और मुनज़्ज़म हो जाता है, गलती का चांस बहुत कम हो जाता है। ओके, अब बारी आती है पहले और सबसे अहम डिटर्मिनेंट की, जिसे हम डी कहते हैं। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से निकलता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 को -3 से और 1 को 2 से। फिर इन दोनों रिजल्ट्स को माइनस कर देते हैं। जवाब आया -5। अब dx निकालना है। इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, उसके पहले कॉलम को निकालकर उसकी जगह कांस्टेंट्स वाला कॉलम डाल देते हैं और बस डिटर्मिनेंट दोबारा कैलकुलेट करते हैं। इस बार हमें मिला -11। बिल्कुल ऐसा ही काम हम डी के लिए भी करेंगे। वही ट्रिक, वही फॉर्मूला, बस इस बार हम दूसरे कॉलम को कांस्टेंट्स के कॉलम से रिप्लेस करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जवाब आता है -14। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमारे पास सारे ज़रूरी पीसेस हैं, डी, dx और dy। हल अब बिल्कुल करीब है। असल में x और y की वैल्यूज़ निकालना अब सिर्फ एक सादा सी डिवीजन का काम रह गया है। चलिए देखते हैं। देखें, x की वैल्यू के लिए हम dx को d से डिवाइड करेंगे, यानी -11 को -5 से। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमें x की वैल्यू मिली 11/5। और बिल्कुल इसी तरह y की वैल्यू के लिए हम dy को d से डिवाइड कर देंगे, यानी -14 को -5 से। इसका नतीजा 14/5। और लीजिए, हमारा सिस्टम हल हो गया। ये मेथड है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन एक मिनट, सोचिए, अगर हमारा मेन डिटर्मिनेंट यानी d 0 हो जाता तो क्या होता? 0 से डिवीजन तो मुमकिन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सवाल हमें इस रूल की हुदूद तक ले जाता है। और देखें, इस टेबल में इसका जवाब है। अगर d 0 हो जाए तो 2 इम्कानात हैं। पहला, हो सकता है कोई हल ही ना हो। दूसरा, ये भी हो सकता है कि लामहदूद हल हों, यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसका फैसला इस बात पर होता है कि ऊपर वाले डिटर्मिनेंट्स यानी dx और dy 0 हैं या नहीं। यहाँ हम इन दोनों केसेस को देख सकते हैं। एक तरफ है कोई हल नहीं वाला केस। इसका मतलब है 2 मुतवाज़ी लाइंस, ऐसी लकीरें जो कभी आपस में नहीं मिलती। और दूसरी तरफ है लामहदूद हल। इसका मतलब ये असल में एक ही लाइन है, एक लाइन दूसरे के बिल्कुल ऊपर। तो हर पॉइंट एक हल है। तो फिर इस सब का मतलब क्या निकला? क्रेमर्स रूल क्यों अहम है? देखिए, छोटे सिस्टम्स जैसे 2x2 या 3x3 के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत और सीधा फॉर्मूला है। लेकिन हाँ, जैसे ही सिस्टम बड़े होते जाते हैं तो ये मेथड बहुत सुस्त हो जाता है। बड़े सिस्टम्स के लिए गॉसियन एलिमिनेशन जैसे तरीके इससे कहीं ज़्यादा तेज़ हैं।
लेकिन बात सिर्फ अलजेब्रा की नहीं है, इस रोल का एक बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिक मतलब भी है। असल में ये जो डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं ना, ये 2 डायमेंशंस में एरिया और 3 डायमेंशंस में वॉल्यूम को जाहिर करता है। तो ये एक नंबर को एक असल देखी जा सकने वाली शक्ल से जोड़ देता है। कितनी कमाल की बात है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस रूल के बारे में नहीं बल्कि रियाजी के बारे में है। सवाल ये है कि क्या कभी एक खूबसूरत फॉर्मूला एक तेज फॉर्मूला से ज़्यादा कीमती हो सकता है? रफ्तार ज़रूरी है या कॉन्सेप्ट की खूबसूरती? इस पर ज़रूर सोचिएगा।